मैं आपकी प्यारी वंशु मैम आपके लिए लाई हूँ संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपकी त्रैमासिक की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आज हम किस तरीके से कवर करेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे। अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की, ठीक है, अब जैसे कि आपको पता तो है कि आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का आता है, तो बेटा 75 नंबर में से अब आप बोलोगे कि क्या आप हमें 50 क्वेश्चन में पूरा प्रश्न पत्र बता दोगे, तो नहीं बेटा, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक के प्रश्न इस कक्षा में मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक के प्रश्न कितने नंबर के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अधोलिखित प्रश्न, जो कि आपको 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। घटनाक्रमानुसार 4 आपको वाक्य आएंगे, उसके 2 नंबर मिलेंगे। आधे आधे नंबर के आपको 4 वाक्य देखने को मिल जाएंगे। एकम शुभाषित श्लोकम, मतलब कि एक शुभाषित श्लोक लिखने को आएगा, कंठस्थ श्लोक लिखने को आएगा आपकी पाठ्य पुस्तक से, जो कि 2 नंबर का रहेगा। प्रश्न निर्माण करने को आएगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा। और पाठगत व्याकरण आएगी, मतलब कि आपके जो मेन एग्जाम होता है उसमें अशुद्धि कारक, ठीक है, अशुद्ध कारक को संशोधन करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। और हमारा एक और क्वेश्चन आता है वाच्य परिवर्तन, ठीक है, जो कि अभी हमारे तो सिलेबस में है नहीं त्रैमासिक के, पर हम इसके बदले में क्या आ रहा है उसको देखेंगे, जो कि है पाठ्यगत व्याकरण, ठीक है। ये आपको 4 नंबर की रहेगी, 2 नंबर अशुद्ध कारक वाले प्रश्न के और 2 नंबर वाच्य वाले प्रश्न के, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा कहा कम प्रति कथ्यति, तो ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पठित गद्यांश आएगा 3 नंबर का, पठित पद्यांश आएगा 3 नंबर का, और नाट्यांश आएगा हमारा 3 नंबर का। अपठित गद्यांश आएगा हमारा 4 नंबर का, पत्र लेखन जो है वो 4 नंबर का आएगा, और निबंध आ जाएगा हमारे 4 नंबर का। इस तरीके से हमारे 43 नंबर यहाँ से हम कैटर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे पर मैम 45 का आता है, तो बेटा जो रिक्त स्थान है, जो कि आधे आधे नंबर के 4 आते हैं, वो हम ऑब्जेक्टिव में रख रहे हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव के साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे और बढ़ रहे हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा अधोलिखित प्रश्न है। कौन सा है भैया? अधोलिखित प्रश्न, ठीक है, मतलब कि 2-2 नंबर वाले आपके शेमुषी पुस्तक से जो प्रश्न आ रहे हैं 6 पाठ तक के, उनको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, ठीक है, ये हमारा पहले पाठ से है, शुचि पर्यावरणम से है। फिर दूसरा है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, ये भी शुचि पर्यावरणम पाठ से है। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 3, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। अब भैया स्वस्थ जीवन के लिए हमें किस तरीके के वातावरण में रहना चाहिए, ये भी हमें शुचि पर्यावरणम मतलब कि पहले पाठ से पूछा जा रहा है। और इसके आगे वाला जो प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, ये भी हमें आ रहा है 2 नंबर के प्रश्न में और आ रहा है शुचि पर्यावरणम पाठ से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये फर्स्ट चैप्टर से। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, तो आगे जब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, तो ये आ रहा है हमें दूसरे पाठ से, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा, ठीक है। क्या नाम है? बुद्धिर्बलवती सदा। इससे प्रश्न है पहला वाला, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, ठीक है, इस तरीके से पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6वां, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, ठीक है, ये भी आपका 2nd चैप्टर से ही है। फिर है व्याघ्रः किम विचारे पलायितः, जो हमारा बाघ है वो क्या सोचकर भाग गया था, ये क्वेश्चन है, ये भी 2nd चैप्टर बुद्धिर्बलवती सदा से है। और इसका अगला क्वेश्चन जो कि है लोके महतो भयात कहाँ मुच्यते, ये भी हमारा बुद्धिर्बलवती सदा पाठ से हमारा प्रश्न है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, तो यहाँ पर है प्रश्न रामाय कुशलवयोः कंठश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, और अगला प्रश्न है रामः लवकुशौ कुत्र उपवेश्य तुम कथ्यति, ठीक है। ये दोनों प्रश्न हमारे प्रश्न जो है वो
पाठ नंबर 3 से लिए गए हैं, जिनका नाम है शिशु लालनम। ठीक है, क्या नाम है हमारा? शिशु लालनम है। तो इससे हमारा ये जो पाठ है, जो प्रश्न है वो लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा चैप्टर नंबर 3 से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमें प्रश्न नंबर 11 देखने को मिल रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है बाल भावात का हिमकरः कुत्र विराजते। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये कुछ लवयो वंशस्य कर्तः का, ये मतलब कि प्रश्न नंबर 11 और 12 ये दोनों हमें प्रश्न जो है वो पाठ नंबर 3 शिशु लालनम से पूछे गए हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, कहाँ से पूछे गए हैं? पाठ नंबर 3 से। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें पूछा जा रहा है कृषकः किम करोति स्म। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है वो चौथे चैप्टर जननी तुल्य वत्सला से आया है। अब इसमें हमको प्रश्न का सही उत्तर बताना है, 2 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है माता सुरभिः किमर्थम अश्रुनि मुंचति स्म। ठीक है, ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। ये प्रश्न भी हमारा चौथे चैप्टर से ही देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, तो ये जो प्रश्न है जननी कीदृशी भवति, मतलब कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जननी तुल्य वत्सला, वहां से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है हमारा केन समः बंधु नास्ति। अब ये जो प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 5th चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर भैया? 5th चैप्टर। ठीक, केन समः बंधु नास्ति मतलब कि सुभाषितानि पाठ से है, जितने भी श्लोक हैं उनसे प्रश्न दिए गए हैं। फिर आ रहा है वसंतस्य गुणम कः जानति, मतलब कि वसंत का गुण कौन जानता है? बुद्धया कीदृशः भवन्ति, ये प्रश्न है आपके सामने। और फिर आ जाता है नराणाम प्रथमः शत्रुः कः। इसको तो भैया आप इम्पोर्टेंट टिक कर ही लो। ठीक है, ये प्रश्न है 5th चैप्टर से सुभाषितानि से। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 21 इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 से प्रश्न आया है। ठीक है, कि अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। फिर अगला प्रश्न जो है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। ठीक है, और अगला प्रश्न एक और है जो कि प्रश्न नंबर 23 है, ये भी हमें 6th चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, कहाँ से दिया है? 6th चैप्टर से। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, ये भी हमें 6th चैप्टर से ही दिया गया है। अब आता है एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि प्रश्न नंबर 24 है, और ये आपको आपके हर पेपर में देखने को मिलेगा, भले वो त्रैमासिक हो, 6 माही हो, मतलब कि अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो। ये प्रश्न आपका जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा, इसमें एक शब्द इधर से उधर नहीं होगा, जो कि है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत। मतलब कि अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो कि आपको कंठस्थ याद हो और वो प्रश्न पत्र में नहीं आया हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे अधोलिखित प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं समाप्त। आगे बढ़ते हैं और घटनाक्रम संयोजन पर बढ़ते हैं। अब घटनाक्रम संयोजन पे इस तरीके से आपको प्रश्न दिखेगा कि आपको कुछ वाक्य देखने को मिल जाएंगे और उसके ऊपर लिखा होगा मेन प्रश्न अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण योज्यत। मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ वाक्य है वो ऊपर नीचे आगे पीछे हुए दिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कौन सा वाला वाक्य सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाक्य आएगा, फिर उसके बाद तीसरा और फिर चौथा, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न निर्माणम। अब प्रश्न निर्माणम मतलब कि प्रश्न बनाना है आपको वाक्य से। आपको इस तरीके से वाक्य दिए जाएंगे जिसका प्रश्न रहेगा रेखांकित पदम, ठीक है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक, तो इसमें आपको ये वाक्य दिए रहेंगे, इनमें जो रेखांकित पद है मतलब कि रेखांकित जो शब्द हैं उनको
प्रश्न बनाना है। जैसे कि आपने शब्द सुने होंगे किम, कुत्र, कथम, कीदृश, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द हैं उनका उपयोग करना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से जब आप इनका उपयोग करोगे तो आप प्रश्न का निर्माण कर लोगे और आपको इसकी भी टेंशन नहीं लेना है कि आपको उत्तर कहाँ से मिलेंगे, आपको उत्तर भी हम ही देंगे, ठीक है। तो ये भी टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न निर्माण से और बढ़ते हैं कहा कम प्रति कथ्यति की ओर। कहा कम प्रति कथ्यति मतलब कि किसने किससे क्या कहा, ठीक है, किसने किसके लिए क्या कहा, ये हम बात करेंगे। ये प्रश्न आता है 2 नंबर का। इस तरीके से आपको प्रश्न दिख जाएगा, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथ्यति, मतलब कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ो और याद करो कि किसने ये वाक्य किसके प्रति कहा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो गच्छ गच्छ जम्बू कह, और इसी तरीके से और भी आप इम्पोर्टेंट जो हमारे वाक्य हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और हमें कहा कम प्रति कथ्यति देखने को मिल जाता है। जो इम्पोर्टेंट वाक्य थे वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ के और ये देख लेना। अब जैसे कि आपको पता है कि भैया अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको घटनाक्रम भी बन जाएगा, प्रश्न निर्माण भी बन जाएगा और उसके अलावा कहा कम प्रति कथ्यति भी बन जाएगा। तो अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लो। हमने हमारी अरिविहान ऐप पर लाइव क्लासेस में पूरे पाठ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, तो बिल्कुल आओ उनको पढ़ो और ये सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना सीखो, ठीक है। अब बात करते हैं पाठगत व्याकरण की, कि मतलब हमारे जो शेमुषी पुस्तक है उसमें जो चैप्टर है जैसे कि सूचि पर्यावरणम हो गया, उसके अभ्यास कार्य में जो हमारे व्याकरण दी गई है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। ये मैंने एक पाठ का सिर्फ उदाहरण दिया है। हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, जिसमें हमें पूछा जा रहा है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, वाच्य का परिवर्तन करके लिखिए, कोई 2 लिखना है। यहाँ पर वाक्य है, ठीक है, इन वाक्यों में हमें इस तरीके से देखने को मिल जाता है तेन एव वह्ना शरीरम दह्यते, इसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है, ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जिसमें से हमें कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य के मेन प्रश्न आते हैं। अब जैसे कि कर्मवाच्य का है तो आपको कर्तृवाच्य में चेंज करना है, कर्तृवाच्य का है तो कर्मवाच्य में चेंज करने को आएगा। अब बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत, ठीक है, कोई 2 करना है। अशुद्ध वाक्य हैं इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि किसी बच्चे ने बोला कि भैया मेरे पास बहुत सारे फूलों की माला है ना, तो ये गलत वाक्य होगा, इसको शुद्ध करके सही तरीके से लिखना रहेगा। वैसे ही यहाँ पर संस्कृत में भी करना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ कोष्ठकात् चित्वा लिखत। कोष्ठक में यहाँ पर जो दिए गए शब्द हैं उनका सही अर्थ ढूंढकर और उस पर टिक लगाना है, उसको लिखना है, ठीक है, कोई 2 करने रहेंगे आपको। अब बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ जाते हैं। यथा निर्देशम उत्तर, मतलब कि जैसा बोला गया है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, कोई 2। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला वाक्य है जिसमें लिखा हुआ है जनाम्य हम तस्य नामधेयम, इस वाक्य में अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है ये आपको ढूंढकर और लिखना है। इस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे 3 नंबर के अंक की ओर। अब 3 नंबर के अंक की ओर बात करते हैं तो हमने अभी देखा था गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे और नाट्यांश आएंगे, तो हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पठित पद्यांश की बात कर लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, उपयुक्त पद्यांश को पढ़ो और ठीक है, उपयुक्त पद्यांश को पढ़ो और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम, ये हमारे पहले पाठ सूचि पर्यावरणम से लिया गया है। इस तरीके से आपको पंक्तियां दिख जाएंगी, ठीक है, या तो श्लोक हो सकता है या पद्य हो सकता है, और फिर उन पद्य को या श्लोक को अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा इन्हीं में से ढूंढकर, ठीक। इसी तरीके से आपको आगे के प्रश्न भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर एक और प्रश्न है जो कि हमारे
चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, सुभाषितानी से। इसको पढ़ो और इसके उत्तर करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसी तरीके से आपको अगले जो प्रश्न हैं इनको भी करना है। और यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 36, जिसमें अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा तद आधारितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ठीक है, इस तरीके से हमको प्रश्न आएगा कि भैया नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उससे जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर दो। इस गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है कि क्या इसमें बात करी जा रही है, ठीक है। फिर जब इसको पढ़ लोगे तो इसमें यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे और अथवा में आएंगे, ठीक है। जैसे गद्यांश आया, अब एक गद्यांश दूसरे पार्ट से आ गया, एक गद्यांश दूसरे पार्ट से आ गया, इनमें से जो आपको इजी लग रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर हमने देकर रखे हैं, आप देख भी सकते हो, देखिए, है ना। ये हो गए हमारे सारे गद्यांश। अब बढ़ते हैं नाट्यांश की ओर। तो प्रश्न नंबर 39 मतलब कि 39 आ जाता है, जो कि हमसे बोल रहा है कि उपयुक्त नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर बताया गया है कि इस नाट्यांश को पढ़कर, मतलब कि नाटक के अंश को पढ़कर जो प्रश्न उत्तर आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है जैसे कि पहले नाट्यांश था उसका उत्तर है, ठीक। तो अभी जो हमने नाट्यांश पढ़ा ये उसके प्रश्न आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं आगे, और ये हमें और भी नाट्यांश देखने को मिल जाते हैं, ये भी 3 नंबर के ही आएंगे। जैसे आप अगला प्रश्न 40 नंबर का भी देख सकते हो, जिसमें हमें एक नाट्यांश दिया गया है और उसके प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रश्न दिए जाएंगे और उसके हमें उत्तर ढूंढने हैं नाट्यांश से पढ़कर, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 अंकों वाले प्रश्नों की ओर, जिसमें अपठित गद्यांश, निबंध और हमारे पत्र लेखन आएंगे, ठीक है। अब अपठित गद्यांश की बात करें तो भैया जैसे हमने पठित गद्यांश पढ़ा था वैसे ही अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और इससे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर लिखा भी रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको दिया रहेगा कि कोई 4 करना है, कोपी चतवारी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना पेपर में, ठीक है। जैसे अभी हमने अपठित गद्यांश देखा, उसके ये प्रश्न हो गए। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि भैया अपठित गद्यांश जो होता है वो होता है हमारा अंधा कुआं, ठीक है। अब अपठित है मतलब कि आपने उसको पढ़ा नहीं है, वो आपको सिर्फ एक रैंडमली एक पैराग्राफ मतलब कि एक गद्यांश दे दिया गया है, उसके प्रश्न उत्तर आपको ढूंढ के करने हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये हमारे सारे अपठित गद्यांश हो गए, ठीक। ये हमारा अपठित गद्यांश चल रहे हैं। और यहाँ आ जाते हैं हम पत्र लेखन पे। कहाँ आ जाते हैं भैया? पत्र लेखन पे। पत्र लेखन मतलब कि 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। तो हमें एक औपचारिक आएगा उसके अथवा में एक अनौपचारिक आएगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जैसे प्राचार्यस्य कृते दिनद्वयस्य अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। और इसको तो आप भैया स्टार करके लिख लो कि ये तो आपका आना ही है, ठीक है। बस आपके ये जो दिन है ना ये चेंज होके आ सकते हैं, पर ये वाला जो अवकाश का जो प्रार्थना पत्र है ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, और इसके अथवा में आपको कुछ और देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी ही बात करें, इसी जैसे एक और अवकाश प्रार्थना पत्र की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न नंबर 46 में भी सेम यही है, ठीक है। बस डिफरेंट क्या है इसमें? तो डिफरेंट ये चीज है कि यहाँ पर हमको हिंट दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र में ही खालिस्तान की तरह एक हमें अवकाश का जो प्रार्थना पत्र होता है वो दिखेगा, ठीक है। उसमें रिक्त स्थान होंगे और उसमें हमें यहाँ से ढूंढ के क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से ढूंढ के हमें सही उत्तर लिखना पड़ेगा उन रिक्त स्थानों में। ये भी हम आपको पूरा अच्छे फॉर्मेट के साथ लिखना सिखा देंगे, ठीक है।
फिर आ जाती है एक और इम्पोर्टेंट है जो कि है शुल्क क्षमापनार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, तो शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी आपको आ सकता है। पर सबसे ज्यादा हमको जोर किस पर देना है भैया, जो कि हमारे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है। ठीक है, और उसके अथवा में आपको आ सकता है या तो खुद की बहन की शादी के लिए आमंत्रण पत्र भेजना अपने मित्र को, और उसके अलावा एक और आ सकता है कि अपने भाई के जन्मदिन के उत्सव के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र भेजना। ठीक है, इसके अलावा आपको जो प्रार्थना पत्र है या आमंत्रण पत्र है अपने मित्र को पत्र भेजना, मतलब कि औपचारिक या अनौपचारिक पत्र में इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं निबंध की ओर। तो निबंध में भी देख लेते हैं प्रश्न नंबर 50, मतलब कि आखिरी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। भैया यहाँ पर हमें इतने सारे ऑप्शन, मतलब कि 4 ऑप्शन लगभग दिए रहेंगे। उन 4 ऑप्शन में से संस्कृत भाषा में हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना रहेगा और आपको वर्ड लिमिट भी दी रहती है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन हो गया संस्कृत भाषायाः महत्वम अस्माकं भारत देशः, पर्यावरणम महाकवि कालिदासः, दूरदर्शनम और छात्र जीवन। इस तरीके से यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिल जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भैया जब अरे विहान हो साथ तो फिर काय की चिंता लेना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको अरिविहान की ऐप पर मिल जाएगा। अरिविहान ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और उसमें जो भी वेरिफिकेशन वाला वर्क हो रहा है उसको कंप्लीट करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करके जब आप उसकी होम स्क्रीन पर आओगे तो आपको 2 कॉलम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो क्वार्टरली की तैयारी और क्वार्टरली पीडीएफ। जब आप इस पीडीएफ वाले सेशन को या सेक्शन को क्लिक करोगे तो इसमें आपको यहाँ से जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बताए गए हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी मिल गया है और पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो भैया आपको करना है इन 50 क्वेश्चंस की बहुत भरपूर तरीके से तैयारी, और इसका उत्तर भी हम आपको दिलवा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में। पुनः मिलामः। धन्यवाद।